हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये मॉक टेस्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of these is not included in the key information memorandum KIM? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है डेट्स ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है an addendum must accompany the KIM। दूसरा ऑप्शन है addendum is considered to be part of the scheme related documents। तीसरा ऑप्शन है both of the above are true। चौथा ऑप्शन है none of the above are true। तो इसका राइट आंसर है both of the above are true। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस या अपडेट आता है, जैसे कि फंड मैनेजर चेंज हो जाना, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल अपडेट होना। एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है। ये इंटरिम अपडेट्स भी बताता है। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। एज पर द फेयर वैल्यू प्रिंसिपल laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली। तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साई में डिस्क्लोज करने होते हैं। साई क्या होता है? साई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर सर्विसेज। तो आपको याद रखना होगा साई में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वैल्यूएशन पॉलिसी किस में ऐड होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड होता है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए साई से रिलेटेड। द डैश इज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर टू कम्युनिकेट देयर व्यूज ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट टू द इन्वेस्टर। फंड मैनेजर अपने इकोनॉमी और मार्केट का व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करता है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़े, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करता है। ये भी एग्जाम में आता है कि फंड फैक्ट शीट कब पब्लिश होता है, क्या ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है और ये पब्लिश मंथली बेसिस पे होता है। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो होल्डिंग, कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स में है, फंड परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर्स, फंड मैनेजर कमेंट्री। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से जो पूछा जाता है फंड मैनेजर कमेंट्री किस रिपोर्ट किस डॉक्यूमेंट में होता है, तो वहां पे आपको फंड फैक्ट शीट टिक करना है। फंड मैनेजर कमेंट्री सेक्शन में इकोनॉमी और मार्केट के बारे में अपने व्यूज शेयर करता है। वाइल द सिड साई एंड किम नीड टू बी अपडेटेड पीरियोडिकली, द इंटरिम चेंजेस आर अपडेटेड बाय द एएमसी थ्रू द इश्यूएंस। सिड साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट यानी कि फंड फैक्ट शीट। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट। चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। कोई भी इंटरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू आता है।
म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए जैसे इंटरिम चेंजेस तो एएमसी एडेंडम इशू करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। जैसे कि क्या क्या टाइप का चेंजेस हो गया? एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाना, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सीड और साई के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ओनली एट द टाइम ऑफ ए न्यू फंड ऑफर। दूसरा ऑप्शन, एज पर सेबी रेगुलेशन ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ऑन ए मंथली बेसिस बाय द एएमसी। तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। चौथा ऑप्शन है ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू मैंडेटरी रीड द फंड फैक्ट शीट बिफोर रिकमेंडिंग ए स्कीम टू देयर इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है ए फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। ये मैंडेटरी बेसिस पे नहीं होता, वॉलंटरी बेसिस पे होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। सेबी ने फैक्ट शीट पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं किया है, इसलिए एएमसी वॉलंटरी बेसिस पर फैक्ट शीट पब्लिश करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सब एएमसी मंथली फैक्ट शीट पब्लिश करती है क्योंकि इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देनी होती है। सिड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, किम और साई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, बट फैक्ट शीट एक वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर ए चेंजेस इन। एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। विच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट? सिड में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम्स ऑफ सिक्योरिटी इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता। व्हेन इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड अपडेटेड? सीड कब फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। सीड को हर 6 महीने में अपडेट करना होता है, जैसे कि सितंबर के एंड तक या फिर मार्च के एंड तक, मतलब साल में 2 बार अपडेट करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी 6 मंथ। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई हैज टू बी रेगुलरली अपडेटेड एंड द अपडेशन हैज टू बी डन बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स एवरी फाइनेंशियल ईयर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या साई को हर साल अपडेट करना होता है और क्या यह अपडेट फाइनेंशियली ईयर के 3 मंथ्स के अंदर करना होता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। साई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एएमसी स्पॉन्सर ऑपरेशन के बारे में। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद 3 मंथ के अंदर अपडेट करना जरूरी है। अगर कोई मेजर चेंजेस या मटेरियल चेंजेस होता है तो तुरंत अपडेट करना पड़ता है। अपडेट कहां पर होता है? म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर, मतलब कि एएमसी की वेबसाइट पर या फिर एमफी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। द वैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज मेंशन इन विच डॉक्यूमेंट? म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन पॉलिसी किस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स होती है, इसलिए वैल्यूएशन पॉलिसी यही मेंशन होता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? फैक्टशीट में क्या हो गया? सिर्फ समरी होता है। एनुअल अकाउंट्स में फाइनेंशियल डेटा होता है। एडेंडम में चेंजेस
इंटरिम चेंजेस अपडेट के लिए होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही वैल्यूएशन रूल्स एंड पॉलिसी होता है। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर इन्वेस्टर को हर महीने अपडेटेड परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो डेटा चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है और ये जनरली हर फंड हाउस द्वारा मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। फंड फैक्ट शीट कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देने के लिए रेगुलर शेयर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एन एवरेज वर्जन ऑफ विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? किम किस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट वर्जन होता है? पहला ऑप्शन है द ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड, दूसरा ऑप्शन है द हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फंड, तीसरा ऑप्शन है द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई का ही वो शॉर्ट वर्जन होता है। किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और साई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन का समरी होता है। स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट सिड और साई होते हैं। किम में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट उसकी नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर एंड ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम, तीसरा ऑप्शन एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। किम असल में सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम के नाम, इशू डेट होता है, कब ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, रीओपनिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल, प्लान और ऑप्शन, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस होता है कि फंड 1 साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या परफॉर्म किया, एक्सपेंस होता है उसका, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिडर्सल डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होते हैं। वेयर इज द परफॉर्मेंस डेटा फॉर ऑल स्कीम अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अवेलेबल? पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एक ही जगह कहाँ अवेलेबल होता है? पहला ऑप्शन है द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, तीसरा ऑप्शन है एमफी वेबसाइट, चौथा ऑप्शन है द फंड फैक्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। हर एएमसी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी वेबसाइट पर स्कीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पब्लिश करे और उसे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करे। इससे इन्वेस्टर को स्कीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है। एमफी वेबसाइट पर सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा मिलता है। डिफरेंट टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से डेटा देख सकते हैं। अलग अलग फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। इफ यू वांट टू नो द जनरल रिस्क फैक्टर देन विच डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के जनरल रिस्क फैक्टर समझना है तो उसे कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फील्ड विद सेबी, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। स्कीम के रिस्क स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड में क्लियरली मेंशन होते हैं। दो टाइप के इसमें रिस्क मेंशन होते हैं, जनरल रिस्क और दूसरा स्कीम स्पेसिफिक रिस्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। द न्यू फंड ऑफर डेट्स आर पब्लिश्ड इन द डैश। एनएफओ के डेट्स किस डॉक्यूमेंट में पब्लिश होते हैं? पहला ऑप्शन है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सिड में भी एनएफओ डेट्स होते हैं और किम में भी
एनएफओ डेट्स होते हैं, क्योंकि किम जो होता है समरी होता है सीड एंड साई का, तो उसमें भी एनएफओ ओपनिंग डेट, एनएफओ क्लोजिंग डेट और रीओपनिंग डेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सीड। A summary of the scheme related information document is found in the, कौन सा डॉक्यूमेंट समरी होता है स्कीम इंफॉर्मेशन का? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा ऑप्शन है फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्कीम के डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और म्यूचुअल फंड या एएमसी के स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी इंक्लूड होते हैं जो स्कीम ऑफर कर रही है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेसिकली सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। इसमें सिर्फ वो की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उनके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? किम is a document that provides key information of the past performance of the scheme. दूसरा ऑप्शन है किम is the annual newsletter of the mutual fund. तीसरा ऑप्शन है किम provides NAV history of all mutual fund scheme. चौथा ऑप्शन है किम is a document which must accompany all mutual fund application form. तो इसका राइट आंसर है किम is a document which must accompany all mutual fund application form. किम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना मैंडेटरी होता है। विथ रिस्पेक्ट टू किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है किम इज बेसिकली एन एवरेज वर्जन ऑफ द ऑफर लेटर, दूसरा ऑप्शन है किम बेसिकली कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ स्पॉन्सर ट्रस्ट एएमसी नॉट देयर फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है द किम इज अटैच्ड टू ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म, चौथा ऑप्शन है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। तो इसका राइट आंसर है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। ये ऑप्शन ही गलत है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। किम सिड और साई का समरी होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ये डॉक्यूमेंट मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। इसलिए स्टेटमेंट किम सिर्फ तब प्रोवाइड किया जाता है जब इन्वेस्टर मांगे। ये ऑप्शन गलत है। द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड डैश। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग कंपैरिजन ऑफ वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड के लीगल डॉक्यूमेंट्स सिड, साई और किम इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में पूरी जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, क्योंकि इनमें स्कीम के फीचर, रिस्क, ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिए होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एज पर द रेगुलेशन रिलेटेड टू डैश। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्मेट किससे रिलेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, चौथा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। किम, सिड और साई का समरी होता है। इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। The interim changes in a mutual fund scheme are updated to the investor through dash। म्यूचुअल फंड स्कीम में बीच में होने वाले इंतरिम चेंजेस की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को किसके थ्रू दी जाती है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। सिड, साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है।
लेकिन अगर बीच में कोई चेंज आता है तो उसे एडेंडम के थ्रू अपडेट किया जाता है। एडेंडम क्या होता है? एक एडिशनल अपडेट डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग स्कीम डॉक्यूमेंट्स में हुए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। एडेंडम को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट माना जाता है और यह किम के साथ अटैच होना चाहिए। When is the statement of additional information साई अपडेटेड? साई को रेगुलर बेसिस पर कब अपडेट करना होता है? पहला ऑप्शन है एवरी मंथ, दूसरा ऑप्शन है बिफोर 10th ऑफ जनवरी एंड 10th ऑफ जुलाई एवरी 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 3 मंथ, चौथा ऑप्शन है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इसका राइट आंसर है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। साई के अपडेशन के लिए क्लियर रूल्स होते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 3 मंथ्स के अंदर साई अपडेट करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चेंज होने पर इन्हें ऑनगोइंग बेसिस पर तुरंत अपडेट करना होता है और इन अपडेट्स को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है। वेयर आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्क्लोज? म्यूचुअल फंड के जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर होते हैं वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है एडेंडम, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। सिड में दो ब्रॉड कैटेगरीज के रिस्क हाईलाइट्स किए जाते हैं, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कॉमन होते हैं। स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। The synopsis of the scheme related information document is founded in the स्कीम के डॉक्यूमेंट का समरी कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्ट डीड, चौथा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सीड और साई का समरी होता है। इसमें उन डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के हिसाब से सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में आसानी से और वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। इफ एन इन्वेस्टर इन ए मल्टी कैप फंड वांट्स टू नो द इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन ऑफ द फंड्स देन व्हिच डॉक्यूमेंट शुड ही रेफर टू? अगर इन्वेस्टर को मल्टी कैप फंड का इंडस्ट्री सेक्टर एलोकेशन देखना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है सिड एंड साई, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। म्यूचुअल फंड का एक सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट होता है मंथली फंड फैक्ट शीट। इस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिस्ट, मीडिया एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ताकि म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम की इंफॉर्मेशन मिल सके। फंड फैक्ट शीट में इक्विटी स्कीम के लिए सिक्योरिटी वाइज एलोकेशन, इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज एलोकेशन दोनों क्लियर प्रोवाइड किए जाते हैं। सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन डैश। सेबी कितने टाइम में स्कीम डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है? पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ, चौथा ऑप्शन है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता बल्कि सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन देता है। म्यूचुअल फंड को इन ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना होता है, इसलिए मार्केट में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेबी द्वारा रिव्यू किए गए होते हैं, ना कि ऑफिशियली अप्रूव। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम बी अपडेटेड? किम कितनी बार अपडेट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है एवरी क्वार्टर, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस इन ए ईयर, तीसरा ऑप्शन है एटलीस्ट वंस ए ईयर, चौथा ऑप्शन है इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड आफ्टर इट इज इशूड वन। तो इसका राइट आंसर है ट्वाइस इन ए ईयर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 2021 सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग किम को कम से कम हर हाफ ईयरली में एक बार अपडेट करना जरूरी है और ये अपडेट हाफ ईयर के एंड के 1 मंथ के अंदर करना होता है। ये अपडेट सितंबर और मार्च के एंड के डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होता है। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती?
पहला ऑप्शन है टैक्स, लीगल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। चौथा ऑप्शन है राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो इसका राइट आंसर है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साई में म्यूचुअल फंड या एमसी की स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूनिट होल्डर्स के राइट्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। साई में स्कीम के रिटर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। स्कीम के रिटर्न्स और परफॉर्मेंस रिलेटेड डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में मिलती है। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 9% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 5%। द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3, बीटा इज 1.6। What will the numerator for calculating the Sharpe ratio? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा। तो पहले शार्प रेशियो को फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर and 1% for reduction beyond 1 year. If an investor redeem 2000 unit at an NAV of rupees 40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे एक साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और एक साल के बाद रिडीम करने पर 1%। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया 40 रुपीज पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इनटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा 1600 रुपीज। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 एंड एनएवी इज रुपीज 12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश? तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ रुपीज 13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी 13 रुपीज के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा? तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पर लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो 260 रुपया। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,740 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल रुपीज 1 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़। एनएवी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएवी इक्वल टू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेएबल ऑन परचेस ऑफ शेयर्स माइनस फीस पेएबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे, पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है? 3 करोड़। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ए स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़।
द एक्सपेंस पेबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख, व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना, 30 करोड़ का। तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 260। अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा। मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट एनवी ऑफ ₹30। द करंट एनवी ऑफ द स्कीम इज ₹28। व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है। ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनवी पे निकाला जाता है। तो जो यूनिट्स है 5000 उसको इंटू कर देंगे एनवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनवी से इंटू किए तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन। ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा ₹3.83। तो ये हमारा आंसर है ₹3.83। द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज ₹9%, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.75% एंड द बीटा इज 1.4। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द कैलकुलेशन ऑफ द शार्प रेशियो। पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75 तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज ₹15 करोड़। इट्स करेंट लायबिलिटी आर ₹2 करोड़। द यूनिट कैपिटल इज ₹10 करोड़। फेस वैल्यू इज ₹10 पर यूनिट। कैलकुलेट द एनएवी। तो इसमें एनएवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है। मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़। अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं, यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू। तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है ₹10, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आएगा। आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को ₹10 से तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनएवी निकल के आ जाएगा ₹13। एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹5 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30। what will be the market price of the share of this company। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया 150। ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है। मोहित नीड ₹2 लाख इन 5 years। The interest rate is 7%। The amount required today to be invested can be calculated by using the formula। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन। एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%। द बीटा इज 1.6 एंड द एक्चुअल रिटर्न अर्न इज 9%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है।
तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25। मिस नीता नीड्स रुपीज 5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ, द इंटरेस्ट रेट इज 6%. By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal? यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड एनएवी ऑफ रुपीज 50, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड। तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन एन इक्विटी फंड, द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 एंड द एनएवी इज रुपीज 40, द एग्जिट लोड इज 1%, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस जानवी। यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपीज 2,15,832 रुपीज, व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है, और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 years इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is rupees 100 करोड़, value of bond is rupees 10 करोड़, value of money market instrument is rupees 25 करोड़, dividend accrued but not received is 3 करोड़, and fees payable is rupees 5 करोड़। The number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि एनएवी का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो यहाँ पर 177.33 रुपीज एनएवी निकल के आ जाए। द म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स ए रिटर्न ऑफ 10% एंड द बीटा ऑफ दैट स्कीम इज 0.5, द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%, व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ दिस स्कीम। अगेन फिर से ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा 2.5, अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा 5%। An investor purchased through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 25. The current NAV of the scheme is rupees 43 rupees. What will be the trial commission for today if the trial commission rate is 1%? तो ट्रायल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रायल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर देंगे। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा, जो यूनिट्स दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपए 8904 पैसा। The NAV of an equity fund is rupees 76.45 and the face value is rupees 10. An investor invest rupees 30,000. How many units will be allotted to him? तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे
एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3 एंड बीटा इज 1.9। व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग द शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्स्ड इन विच ऑफ दिस फंड। कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है? पहला ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए, और लास्ट ऑप्शन है कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन, कैपिटल गेन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर टैक्स्ड सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड पर टैक्सेबल होते हैं, लेकिन टैक्स रेट डिपेंड करता है फंड टाइप और होल्डिंग पीरियड पर। जैसे कि अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो 1,25,000 तक गेन टैक्स फ्री होता है। उस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 12.5%। इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है बट कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। Which expenses can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? AMC कौन से एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम से चार्ज कर सकती है? पहला ऑप्शन एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू लॉन्च द फंड, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द AMC, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द इन्वेस्टर इन बाइंग द फंड। तो हम लोग पढ़ चुके मैनेज द फंड। फंड को मैनेज करने के लिए वो एक्सपेंस चार्ज करती है, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एएमसी फंड मैनेज करती है, इस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ एक्सपेंस चार्ज करती है। ये एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं फंड मैनेजर फी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये सब मिलके बनते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैनेज द फंड। Samita is a young investor and her parents advise her to invest in fixed deposit of bank so that these funds can be used for her retirement. If Samita follows her parents' advice, what risk does she face? Samita young है, उसको रिटायरमेंट के लिए एफडी सजेस्ट किया गया है और वो एफडी में इन्वेस्ट करेगी, तो उसको कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है सी हैज टू सिलेक्ट द करेक्ट बैंक विच इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन है देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन हर पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, चौथा ऑप्शन है देयर इज नो रिस्क एज फिक्स्ड डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न, क्योंकि एफडी में रिटर्न थोड़ा कम होता है। एफडी यूजली लो रिटर्न देता है, और जब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न बहुत कम या कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। इसका मतलब है एफडी से वेल्थ ग्रो नहीं हो पाती, इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। समीता यंग इन्वेस्टर है, उसके पास लॉन्ग टाइम हॉरिजिन है, तो उसको एफडी की जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रोथ स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए रिस्क ऑफ लो रिटर्न्स। Which of these investors will settle for lower returns as he prefers low level of risk? कौन सा इन्वेस्टर ऐसा होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है और इसलिए कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है मॉडरेट इन्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एन एडवेंचरस इन्वेस्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा, मॉडरेट मतलब थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा और थोड़ा सेफ रहेगा। एक कंजर्वेटिव ज्यादा ही कंजर्व है, तो ये इसका राइट आंसर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मेन फोकस होता है कैपिटल सेफ रहे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता है, इसलिए वो लो रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। इन्वेस्टर तीन टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव जिसमें रिस्क कम चाहिए, रिटर्न भी कम चाहिए होता है, दूसरा होता है मॉडरेट थोड़ा रिस्क थोड़ा रिटर्न, तीसरा होता है एग्रेसिव और एडवेंचरस मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न।
ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक विल बी फॉर बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। पहला ऑप्शन है 3 days to 2 years, दूसरा ऑप्शन है 7 days to 1 year, तीसरा ऑप्शन है 45 days और चौथा ऑप्शन है 3 years। तो इसका राइट आंसर है दूसरा वाला 7 days to 1 year। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट टूल होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अंडर गवर्न होता है। ये डीमेट फॉर्म में इशू होता है, फिजिकली नहीं इशू होता है। तो ये भी याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीमेट फॉर्म में इशू होता है। ये कैसे काम करता है? ये एक एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटर और बैंक के बीच। आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है, मतलब एफडी जैसा ही कॉन्सेप्ट है बट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ याद दो चीज रखिएगा कि बैंक इशू करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका जो टाइम होता है 7 days से 1 year तक होता है, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है वो 1 year से 3 year तक होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि बैंक का क्या टाइमिंग है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का क्या टाइमिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। A credible benchmark of a mutual fund scheme should be in sync with एक प्रॉपर बेंचमार्क म्यूचुअल फंड स्कीम के किस किस चीज के साथ मैच होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन पैटर्न ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस इंडेक्स जिससे फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर होता है, उसी को बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क सही तब होता है जब वो मैच करता है फंड के गोल से, फंड के एलोकेशन से और फंड के स्ट्रेटेजी से। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। Identify the false statement. A mutual fund investing across many countries will keep its benchmark index, which is based on US equity markets. दूसरा ऑप्शन है फॉर गोल्ड ETF, गोल्ड प्राइस विल बी द आइडियल बेंचमार्क। तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है और पहला ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि सारे ही ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इक्विटी मार्केट से तो बेस्ड नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ओनली वन इज फॉल्स। म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क डिपेंड करता है कि स्कीम कहां इन्वेस्ट कर रही है। ग्लोबल फंड का बेंचमार्क यूएस इंडेक्स होगा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्लोबल फंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बेंचमार्क भी मिक्स्ड और ग्लोबल इंडेक्स होना चाहिए, सिर्फ यूएस इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का बेंचमार्क गोल्ड प्राइस ही होता है, गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड को ट्रैक करता है, इसलिए बेंचमार्क भी गोल्ड ही होगा। तो बी ट्रू है और ओनली वन इज फॉल्स, इसका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनकम डिविडेंड आउट ऑफ, म्यूचुअल फंड किस सोर्स से डिविडेंड नहीं दे सकता। पहला ऑप्शन डिविडेंड विच आर रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन है इनकम एक्रूअल्स, चौथा ऑप्शन है रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर है अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड डिविडेंड सिर्फ रियल इनकम से देता है, पेपर प्रॉफिट या फिर अनरियलाइज्ड गेन से नहीं। डिविडेंड रिसिप्ट ये रियल इनकम है तो यहां से दे सकता है, इनकम एक्रूअल ये भी रियल इनकम है तो यहां से भी वो डिविडेंड देगा, रियलाइज्ड गेन भी रियल इनकम है, मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो इन सब से डिविडेंड दिया जा सकता है। When does an investor in mutual fund have to provide information under the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA? इन्वेस्टर को फटका डिटेल्स कब देनी पड़ती है? पहला ऑप्शन है when the investment is made through a foreign bank account, दूसरा ऑप्शन है when the investor's portfolio was a NRI account before change, तीसरा ऑप्शन है when the investor's place of birth is other than India, चौथा ऑप्शन है when the investor is a resident of USA or UK only। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेनली फॉरेन टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर का कनेक्शन फॉरेन कंट्री से होता है तब एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द इन्वेस्टर प्लेस ऑफ बर्थ इज अदर देन इंडिया। रेसेंसी बायस अप्लाइज टू डैश इवेंट्स, रेसेंसी बायर किन इवेंट्स पर अप्लाई होता है? पहला ऑप्शन ओनली पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ओनली नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। रेसेंसी बायस का मतलब होता है कि रिसेंट इवेंट का इफेक्ट डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा होता है।
अगर रिसेंट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लोग सोचते हैं फ्यूचर भी वैसा ही होगा। अगर रिसेंट एक्सपीरियंस निगेटिव है, लोग डर जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। मतलब लोग पास्ट को फ्यूचर जैसा मान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। Which of these investors is are exempted from providing PAN details for investment in mutual fund? कौन कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहां देने की जरूरत नहीं है, तो ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेसिडेंट्स को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन अंडर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिहार पे जो ट्रांजेक्शन होता है वहां देने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पैन देना जरूरी नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो, सिक्किम के रेसिडेंट हो, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 पर ईयर म्यूचुअल फंड में कम है तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारा ही ऑप्शन सही है। An investor chooses a mutual fund scheme based on whether his her dash matches with that of the scheme. इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करता है स्कीम के साथ? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ग्रोथ, इनकम, सेफ्टी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन। म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by mutual fund distributor बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो कौन कंडक्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेट करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना, और फिर जो दूसरा स्टेप है एमपी में रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि एआरएन, जिससे एआरएन नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को ये प्रोसेस याद रखना है कि एनआईएसएम एग्जाम दिलाता है और लाइसेंस एमपी से मिलता है। How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पब्लिश होती है? पहला ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस ए मंथ इन द फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है वंस ए ईयर व्हेन इट मेक्स द मैंडेटरी डिस्क्लोजर टू सेबी एंड एमपी। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब टीईआर। टीईआर मतलब म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है। एएमसी को डेली बेसिस पर टीआर डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज। इंडिया में म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, दूसरा ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंडर गवर्न होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे गवर्न होता है, कौन से एक्ट के
थ्रू गवर्न होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8080 थ्रू 8082। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। Suresh sees that his friends are investing in a finance scheme which is promising very high returns. एक पॉन्जी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है। विच बायस इज सुरेश एग्जिबिटिंग, ये कौन सा बायस है? पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है एंकरिंग। तो इसका आंसर है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या हो गया? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करते हैं, उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। जैसे सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी बिना रिसर्च किए उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड मेंटेलिटी। Which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investor? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ही शुड लिस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। दूसरा ऑप्शन है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। तीसरा ऑप्शन है ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए लिक्विड फंड एंड सेट द सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इन गुड इक्विटी फंड्स। चौथा ऑप्शन है ही शुड लिस्ट गुड इक्विटी फंड्स विद द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला, ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग, ये सब गोल हो गया। जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना और किस टाइप के फंड में करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। डैश इज ए प्रॉपर बेंचमार्क फॉर अ बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। दूसरा ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। तीसरा ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। तो यहाँ बैलेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है, हम लोग को पता है बैलेंस्ड में 50+50 होता है, तो इसीलिए क्राइसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट फंड को हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इसमें एग्रेसिव फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है जिसमें ज्यादा इक्विटी होता है, 75% इक्विटी होता है, और इसका जो इंडेक्स होता है 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी होता है और 50% डेट होता है, तो इसका जो बेंचमार्क होता है 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। कंजर्वेटिव फंड में ज्यादा डेट होता है 75%, और इसका जो बेंचमार्क होता है 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। In which of these cases will the lock-in in a retirement fund be lower than the prescribed 5 years? कौन से केस में रिटायरमेंट फंड का लॉक इन 5 साल से कम हो सकता है? पहला ऑप्शन है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment। दूसरा ऑप्शन है when the age of the investor at the time of making initial investment is not less than 50 years। तीसरा ऑप्शन है when the target corpus is achieved before 5 years। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है व्हेन द रिटायरमेंट एज इज अर्लियर देन 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आए विच एवर इज अर्लियर। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि रिटायरमेंट फंड का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो 5 साल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ईएलएस फंड का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स, ये भी याद रखिएगा। ईएलएस फंड लॉक इन पीरियड 3 इयर्स और रिटायरमेंट फंड लॉक इन ईयर 5 इयर्स। इस स्कीम में पैसा आप 5 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले जो भी पहले हो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। As per SEBI guidelines, TAS are vested with the responsibility of developing indices as benchmark for debt mutual fund scheme। SEBI के अकॉर्डिंग डेट म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क इंडेक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पहला ऑप्शन है एमफी, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड थीम सेल, चौथा ऑप्शन है द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी।
सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेट फंड्स और बैलेंस्ड स्कीम के लिए बेंचमार्क रिसर्च और रेटिंग एजेंसी बनाती है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एम्फी रिकमेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड एम्फी करता है, और इसका राइट आंसर है रिसर्च एंड रेटिंग एजेंसी। डैश इज यूज टू मेजर फंड रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स। कौन सा मेजर्स बताता है कि फंड का रिस्क मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोएफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रायनर रेशियो, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है बीटा, बीटा कोएफिशिएंट। बीटा एक रिस्क मेजर है जो बताता है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना मूव करता है। जैसे एग्जांपल, बीटा अगर 1 है तो फंड बेंचमार्क के साथ सेम मूव करेगा। एग्जांपल, निफ्टी 50 अगर 1% ऊपर गया है तो फंड भी 1% ऊपर जाएगा। बीटा क्योंकि 1 है, और अगर निफ्टी 50 1% नीचे गया है तो फंड भी 1% नीचे जाएगा। दूसरा ये है कि बीटा अगर 1 से ज्यादा है, जैसे कि बीटा 1.5 है, 1.5, तो निफ्टी अगर 1% ऊपर गया तो फंड कितना ऊपर जाएगा? 1.5% ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर 1% नीचे गया मतलब निगेटिव है, तो फंड 1.5% नीचे जाएगा। बीटा अगर 1 से कम है मतलब लो है, तो यहाँ रिस्क कम होता है। जैसे कि फंड मैनेजर फंड बेंचमार्क से कम मूव करेगा। बीटा अगर 0.5 पे यहाँ पे, और निफ्टी अगर 1% मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फंड 0.5 मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बीटा कोफिशिएंट। The indices based on government securities will be an appropriate benchmark for which type of funds? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बेस्ड इंडेक्स किस फंड के लिए बेस्ट बेंचमार्क होगा? पहला ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क फंड, दूसरा ऑप्शन है गिल्ट फंड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो गिल्ट फंड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वो गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड, क्योंकि फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका बेंचमार्क भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेस्ड इंडेक्स ही होगा। तो गिल्ट फंड मतलब 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है गिल्ट फंड। इन केस द यूनिट्स आर प्लेज द यूनिट होल्डर डैश। अगर यूनिट प्लेज यानी कि गिरवी है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स आफ्टर द लॉक इन पीरियड। तो जब भी यूनिट्स अगर गिरवी होता है तो अपन लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स को सेल नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, कैन नॉट सेल द यूनिट, इसका राइट आंसर है। आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बैंक को प्लेज करके लोन लिया, जब तक लोन क्लियर नहीं होता यूनिट सेल नहीं कर सकते हैं, स्विच भी नहीं कर सकते हैं। ओनली आफ्टर बैंक एनओसी देगा, जब आप लोन को पूरा कर देते तो बैंक एनओसी देगा, तभी फ्री होगा आपका यूनिट, तब उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जब तक आपका यूनिट प्लेज है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। फॉर विच म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस मैंडेटेड बाय सेबी। सेबी के हिसाब से किन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु सर्विसेज मोर देन 25 इन्वेस्टर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 25 इन्वेस्टर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ड्यू डिलिजेंस में 4 क्राइटेरिया होता है। आगे फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो हाँ, ये राइट आंसर है, 50 लाख सिंगल म्यूचुअल फंड से होना चाहिए और 1 करोड़ पूरे इंडस्ट्री लेवल पर होना चाहिए। तो 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर ऑफ ओवर रुपीज 1 करोड़ फॉर ए सिंगल म्यूचुअल फंड। तो 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड होगा। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है, 3 नंबर भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 2 इसका राइट आंसर है। सेबी चाहता है कि लार्ज या फिर इन्फ्लुएंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए, इसलिए एमसी को बोला गया है इन डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्यू डिलिजेंस करो। कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? जो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं उन पे ड्यू डिलिजेंस लगता है। जैसे कि बहुत ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाई एएम है जिनका, मल्टीपल लोकेशन पर काम करते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो 4 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है वो? मोर देन 20 लोकेशन। 20 लोकेशन पे अगर उनका ज्यादा बिजनेस है 20 लोकेशन से, तो ड्यू डिलिजेंस के पार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर 20 लोकेशन रहे तो आप उसको टिक कीजिए, वो राइट आंसर हो जाएगा।
AUM raised over rupees 100 crore across industry in the non-institutional category, but including high net worth individual. High net worth इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उनका AUM 100 करोड़ होना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस में आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, मतलब सारे एएमसी में मिलाकर के उनका जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 करोड़ कमीशन होना चाहिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सिंगल एएमसी म्यूचुअल फंड से 50 लाख का कमीशन आना चाहिए, तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यही 4 चीज आपको याद रखना है ड्यू डिलिजेंस से, कि मोर देन 20 लोकेशन, 100 करोड़ इंडिविजुअल एवं कमीशन रिसीव 1 करोड़ अक्रॉस इंडस्ट्री, या फिर कमीशन रिसीव 50 लाख फ्रॉम ए सिंगल म्यूचुअल फंड। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 5 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंडिविजुअल 5 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये तो राइट है। दूसरा ऑप्शन है नन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर अप टू 10 बैंक अकाउंट्स विथ म्यूचुअल फंड, तो इंस्टीट्यूशनल कंपनी ये सब 10 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Which among the following bias can lead to concentrated portfolio? कौन सा बायस इन्वेस्टर को मजबूर करता है कि वो लिमिटेड और फैमिलियर इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाए, जिससे पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड हो जाए। तो पहला ऑप्शन है फैमिलियरिटी बायस, दूसरा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, तीसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है रिसेंसी बायस। तो इसका राइट आंसर है फैमिलियरिटी बायस। फैमिलियरिटी बायस का क्या मतलब होता है, इंसान जो चीज जानता है, फेमिलर है, उसी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर सिर्फ नोन चीजों में इन्वेस्ट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज इग्नोर करता है, क्योंकि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में ना जानना है ना वो जानता है। जो चीज जानता है उसी में वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाता है और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लिमिटेड रहता है, जिससे रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरह के बायस को क्या बोलते हैं, फेमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटेलिटी क्या बोलते हैं, जब लोग खुद का एनालाइज नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और लोगों को फॉलो करते। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अपने ऊपर ज्यादा ही ओवर ट्रस्ट हो जाना। और रिसेंसी बायस मतलब रिसेंट इवेंट, अगर रिसेंट इवेंट पॉजिटिव है तो उनको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही होने वाला है, ऊपर ही मार्केट जाएगा। और अगर रिसेंट बायस नेगेटिव है, जैसे कि अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, वॉर में है, तो अभी मार्केट गिर रहा है 1.5 साल से, तो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट हमेशा गिरेगा ही, तो ये रिसेंसी बायस में आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस टाइप के बायस का क्या आंसर होता है। Which of these funds are suitable for investors who have a long-term investment horizon and are looking for growth? कौन सा फंड टाइप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है? पहला ऑप्शन है इनकम फंड, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विडिटी फंड। तो इक्विटी फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है डेट फंड, मतलब सेफ्टी हो यहाँ पे, रेगुलर इनकम हो, उससे रिलेटेड है। बट इक्विटी फंड जो हो गया वो कैपिटल आपका ग्रोथ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी फंड। तो आपको ऐसे याद रखना, इक्विटी फंड मतलब ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन। डेट फंड में जैसे इनकम, लिक्विड, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए होता है। With respect to the procedure for getting impaneled as a mutual fund distributor with AMC, the applicant needs to sign a declaration for। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ रजिस्टर होता है तो उसे किस चीज का डिक्लेरेशन साइन करना होता है? पहला ऑप्शन है गारंटी ऑफ एडिंग ए मिनिमम ऑफ 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ। तो ऐसा कुछ है नहीं गारंटी बोल के कि आपको 5 इन्वेस्टर एवरी मंथ ऐड ही करना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। डिक्लेयरिंग द रिबेट गिवन बैक टू द इन्वेस्टर, ये भी ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि रिबेट करिए कुछ भी नहीं होता म्यूचुअल फंड में। इंश्योरिंग दैट ऑल एम्प्लॉइज हु आर सेलिंग म्यूचुअल फंड विल हैव मोर देन 1 ARN कोड, ऐसा भी कुछ नहीं कि 1 ARN कोड से ज्यादा होना चाहिए। कमिटमेंट टू अवॉइड स्टैच्यूटरी कोड गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट तो होगा स्टैच्यूटरी नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन फॉलो करने का। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर 4 नंबर वाला है। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इंपैनल होता है तो उसे एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें मेन सेबी और एएमसी के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि स्टैच्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स। ये जो होता है डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है, उसमें यही लिखा रहता है कि मैं स्टैच्यूटरी कोड्स, गाइडलाइंस, सर्कुलर सबको फॉलो करूंगा, तो उसको वो साइन करना पड़ता है इंपैनल के पहले। What is the investment objective of a mutual fund which seeks to grow
इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है? जब फंड का एम टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाना। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल एप्रिसिएशन। कुछ म्यूचुअल फंड का गोल होता है टाइम के साथ पैसा ग्रो यानी इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आज 1 लाख इन्वेस्ट किए तो फ्यूचर में ये 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए। ये मोस्टली किसमें होता है? इक्विटी फंड्स में। इसीलिए इक्विटी फंड जब लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो इक्विटी फंड लेते हैं ताकि पैसा ग्रो हो सके। Which of these is a physical assets? इनमें से कौन सा एसेट्स रियल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, चौथा ऑप्शन है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम टच और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए। फाइनेंशियल एसेट मतलब पेपर, डिजिटल फॉर्म, ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे कि बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट्स। हाउ इज द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड प्राइस? म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं? एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी माइनस एंट्री लोड। तो एंट्री लोड करके कुछ नहीं है, एग्जिट लोड ही होगा। तो एनएवी से एग्जिट लोड को माइनस कर दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। जब आप फंड बेचते हो तो आपका एनएवी से थोड़ा कम पैसा मिलता है क्योंकि एग्जिट लोड कट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एनएवी 11 रुपीज है किसी फंड का, एग्जिट लोड है 1%, तो 11 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 0.11। फिर उसको 11 रुपीज एनएवी जो है हमारा 11 रुपीज उससे माइनस कर देंगे, तो वो होगी हमारा रिडक्शन प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएवी माइनस एग्जिट लोड। डैश इज नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड बेचने का चैनल नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, चौथा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। तो इसका राइट आंसर है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आरबीआई का रोल क्या है? रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी करना। इसलिए आरबीआई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डज फाइनेंशियल गोल सेटिंग इन्वॉल्व? फाइनेंशियल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिटरमाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट जितना है वो देखते हैं और किस इवेंट के लिए चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट। पहले गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। रिस्क प्रोफाइल बाद में डिसाइड होता है, एसेट एलोकेशन प्लानिंग स्टेज में तब डिसाइड होता है। A person wants to create a synthetic index. Guide him as to in which of these categories the weightage of equity index would be the lowest. पहला ऑप्शन है सुपर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होता है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोवेस्ट इक्विटी। तो लोवेस्ट इक्विटी किस में होता है? कंजर्वेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सबसे कम इक्विटी होता है 25%, बैलेंस में 50%, एग्रेसिव में 75% इक्विटी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ए म्यूचुअल फंड इज रिडीम्ड और व्हेन देयर इज ए डिविडेंड पे आउट द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट लिंक टू द डीमेट अकाउंट फॉर दोज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हु ऑप्ट फॉर डीमेट यूनिट्स। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, तो ओनली बी इज करेक्ट। बी राइट क्यों है? क्योंकि रिडम्पशन और डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है जो डीमेट से लिंक होता है, इसीलिए बी इज करेक्ट।
How will an application to subscribe mutual fund units be treated if an AMFI registration number is mentioned in the application form and the choice of regular plan is indicated? अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN नंबर डाला हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया है, तो बताओ एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एप्लीकेशन को एज ए रेगुलर ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ARN भी ऐड है और प्लान भी रेगुलर लिया गया है। पहला ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिटर्न फॉर कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट होगा नहीं, कैंसिल क्यों किया जाएगा जब ARN नंबर भी मेंशन है, रेगुलर प्लान भी मेंशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भरते वक्त ARN डालते हो, इसका मतलब है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर साथ में रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ लिया है कि आपने रेगुलर प्लान चूज किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे ही रेगुलर प्लान बोलते हैं। एसेट एलोकेशन मींस, एसेट एलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन फंड मैनेजर इन ए म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है एलोकेटिंग ए पोर्टफोलियो टू कैश। चौथा ऑप्शन है एलोकेटिंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स क्लास इन पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। आपका टोटल पैसा एक जगह नहीं लगता, आप उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हो। इससे रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल 5 लाख इक्विटी में डाल दिए, 3 लाख डेट में, 2 लाख गोल्ड में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो, मतलब एसेट एलोकेशन। Which entity process the purchase and redemption transaction of investor of an open-ended fund? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब यूनिट्स खरीदता है या बेचता है तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है? पहला ऑप्शन है द कस्टोडियन, दूसरा ऑप्शन है द ब्रोकर म्यूचुअल फंड एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एमफी, चौथा ऑप्शन है RTA एजेंट, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है RTA एजेंट। आरटीए एजेंट का काम होता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट का अलॉटमेंट मतलब बाय और सेल करना, स्विच डिविडेंड प्रोसेसिंग करना, और इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट, मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश इन ए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट के बीच में होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस, तो यहाँ पे देखना कि कौन सा बैलेंस जैसा लग रहा है। तो ये आप 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 40% एंड 60% ऑफ टोटल एसेट्स, तो दोनों के बीच में 50% आ रहा है, यानी यही बैलेंस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 40% एंड 60%। द डैश इज द प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रमोटर कौन होता है? तो हम लोग पढ़े कि म्यूचुअल फंड के जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही फाउंडर एंड प्रमोटर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बनता है, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट स्ट्रक्चर। और इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर क्रिएट करता है, इसलिए स्पॉन्सर ही मेन पर्सन, प्रमोटर और फाउंडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर। When an institutional investor is not allowed to invest in equity markets, then the mutual fund distributor can sell dash to such an investor. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसको कौन सा फंड रिकमेंड करेगा? पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी सेविंग फंड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज फंड। तो इसमें जब भी आप इक्विटी नहीं खरीद सकते तो डेट खरीदना होता है, तो इसमें डेट कौन सा है? कौन सा फंड? डेट फंड, आपको ये देखना होगा।
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 100% डेट फंड, इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी प्लस डेट होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी फंड है, और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी फंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती, ऐसे केस में उन्हें सिर्फ डेट फंड ही रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा डेट फंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डैश इज ए पैसिव फंड। कौन सा पैसिव फंड? ऑप्शन है पहला गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम लोग पढ़े जो ईटीएफ होता है वो एक पैसिव फंड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। The main document which authorize a company to invest in a particular mutual fund scheme is, कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर वाला स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और जब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। The transaction costs are low for investment in real estate as compared to other financial assets. State whether true or false. क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के कंपैरिजन में कम होता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। रियल एस्टेट में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें स्टम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये सब मिलके कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा लगता है चार्जेस। Mr. Mehta is a stock market investor. The stock market had crashed recently. Mr. Mehta pulls back all his investment from the stock market because he fears that the market will fall again. Which bias is Mr. Mehta exhibiting? Mr. Mehta ने देखा मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ है, डर की वजह से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया। ये बिहेवियर कौन सा बायस दिखाता है? पहला ऑप्शन रिसेंसी बायस, दूसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेशन बायस, और चौथा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि रिसेंट इवेंट से ये रिलेटिव है, तो इसीलिए रिसेंसी बायस इसका राइट आंसर होगा। रिसेंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको ही फ्यूचर का बेस मान लेना। मार्केट गिरा तो लोग सोचते हैं गिरेगा, मार्केट बढ़ा तो लोग सोचते हैं अब मार्केट सिर्फ बढ़ेगा ही, बट ऐसा तो नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ रिसेंट इवेंट पर डिसीजन लेते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंसी बायस। एक क्लोज्ड एंड फंड विल हैव ए क्लोज्ड एंड फंड में क्या होता है? पहला ऑप्शन है फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड नेट एसेट वैल्यू, चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। क्लोज एंड स्कीम सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही यूनिट इशू करते हैं। एनएफओ क्लोज होने के बाद एएमसी नए यूनिट इशू नहीं करती, और रिडक्शन भी डायरेक्टली एएमसी से नहीं होता, इसलिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स्ड हो जाता है। इसको फिक्स्ड यूनिट कैपिटल कहते हैं। बाद में इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, लेकिन स्कीम के टोटल यूनिट्स चेंज नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड यूनिट कैपिटल। Opening of time stamping machine needs to be documented and reported to the asset management company. State whether true or false. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। क्या टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन करना, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना और एएमसी मैनेजमेंट कंपनी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है? तो ये फॉल्स आंसर है। क्यों? आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन में टाइम स्टैंपिंग मशीन यूज होती है ताकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन रिकॉर्ड हो सके। इंपॉर्टेंट रूल क्या है? टाइम स्टैंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है।
अगर मशीन रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए ओपन होती है तो सिर्फ ऑथराइज्ड वेंडर या नॉमिनेटेड पर्सन ही ओपन कर सकता है। ओपनिंग को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होता है, लेकिन रिपोर्टिंग एएमसी को नहीं की जाती, ट्रस्टी को की जाती है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या रिपोर्टिंग एएमसी को की जाती है, इसीलिए फॉल्स आंसर होगा। आपको याद रखना होगा टाइम स्टैंपिंग मशीन रिपोर्ट किसको की जाती है, ट्रस्टी को रिपोर्ट की जाती है। While the SID, SIGN and KIM needs to be updated periodically, the interim changes are updated by the AMC through the issuance। SID, SIGN और KIM को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंतरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुछ भी इंतरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला एडेंडम। म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड, साइन एंड किम। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए यानी इंतरिम चेंजेस तो एएमसी एडेंडम यूज करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट जो डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी या इंतरिम चेंजेस बताता है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट में सिड, साई, किम में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो एडेंडम के थ्रू बताया जाता है। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंस रेशियो चेंज, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड एंड किम के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एडेंडम किस डॉक्यूमेंट के साथ सर्कुलेट किया जाता है, तो सिड एंड किम के साथ सर्कुलेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेंडम। In case of an index fund, the minimum investment in securities of a particular index which is replicated and tracked shall be। इंडेक्स फंड के केस में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जो रिप्लिकेट एंड ट्रैक किया जा रहा है कि सिक्योरिटी से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा। कोई भी इंडेक्स फंड अगर उसके वो अपने फंड को ट्रैक करता है तो कितना परसेंट वो टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन है 80% ऑफ द टोटल एसेट, दूसरा ऑप्शन 85% ऑफ द टोटल एसेट, तीसरा ऑप्शन 90% ऑफ द टोटल एसेट, चौथा ऑप्शन 95% ऑफ द टोटल एसेट। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट या ट्रैक करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडेक्स के रिटर्न को क्लोजली मैच करना। मिनिमम 95% एसेट्स उस इंडेक्स के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसे फंड ट्रैक कर रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग 5% होता है वो कैश में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 95% ऑफ द टोटल एसेट्स। Dash investment style means buying stock which are priced lower in the market than the assessment based on fundamental analysis। डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल का मतलब है ऐसे स्टॉक्स खरीदना जो मार्केट में उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कम प्राइस पर मिल रहे होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू और चौथा ऑप्शन है साइक्लिक। तो इसका राइट आंसर है वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसे स्टॉक खरीदना जो मार्केट में अपनी रियल वैल्यू से सस्ते मिल रहे हो। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर एनालिस्ट को लगता है कि स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडर वैल्यू समझकर बाय करता है। मार्केट ने अभी तक कंपनी की ट्रू वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं की है। जब मार्केट उस स्टॉक को रियलाइज करेगा तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, इसीलिए पहले से ही स्टॉक को खरीदा जाता है जिसका वैल्यू लगता है कि रिसर्च के बाद कि अभी उसका वैल्यू मार्केट के जितना प्राइस होना चाहिए उस प्राइस से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू। Which is the source scheme in a systematic transfer plan STP। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में सोर्स स्कीम कौन सी होती है? पहला ऑप्शन इट इज द स्कीम विद द लोअर एनएवी, दूसरा ऑप्शन इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, तीसरा ऑप्शन इट इज द स्कीम टू विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड, चौथा ऑप्शन इट इज द स्कीम विद द हायर एनएवी। तो इसका राइट आंसर है इट इज द स्कीम फ्रॉम विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड। एसटीपी पे इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर इंटरवल पर पैसा ट्रांसफर करता है। इसमें दो स्कीम होती है, सोर्स स्कीम जिस स्कीम से पैसा निकल कर ट्रांसफर किया जाता है, दूसरा है टारगेट स्कीम जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। हाउ कैन द इम्पैनलमेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बी टर्मिनेटेड? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का इम्पैनलमेंट कैसे टर्मिनेट हो सकता है? पहला ऑप्शन है द इम्पैनलमेंट गेट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्पैनलमेंट, दूसरा ऑप्शन एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम,
तीसरा ऑप्शन है व्हेन ऑल द क्लाइंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट टू डायरेक्ट प्लान्स। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। जब डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ इम्पैनल होता है तब वो डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट साइन करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एएमसी को राइट है इम्पैनलमेंट टर्मिनेट करने का। कब एएमसी टर्मिनेट कर सकती है? कंप्लायंस इशू होने पर, मिस सेलिंग कंप्लेंट्स, रेगुलेटरी वायलेशन और एएमसी पॉलिसी डिसीजन चेंज होने पर वो टर्मिनेट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैन टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट एट एनी टाइम। The dividend is declared on units which are under a lien will be paid to। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लीन लगा हुआ है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड किसको मिलेगा? पहला ऑप्शन है द यूनिट होल्डर्स ओनली, दूसरा ऑप्शन द लीन होल्डर ओनली, तीसरा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द टर्म ऑफ इशुएंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट। तो इसका राइट आंसर है द यूनिट होल्डर और लीन होल्डर एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसा बना होता उस हिसाब से ये होता है। डिविडेंड किसको मिलेगा ये एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। यूनिट्स अंडर लीन मतलब डिविडेंड पेमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट, ये आपको याद रखना। जब भी यूनिट्स अंडर लीन का बात होगा तो डिविडेंड पेमेंट किस पर डिपेंड करेगा? एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। स्टंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर विच ऑफ दिस म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर स्टंप ड्यूटी लगती है? पहला ऑप्शन है न्यू परचेसेस, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, चौथा ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है फोर्थ नंबर ए बी सी एंड डी। Stamp duty will be applicable to all transaction pertaining to scheme inflows। परचेस पे लगता है, एडिशनल परचेस पे लगता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी पे लगता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और डिविडेंड ट्रांसफर प्लान पर स्टंप ड्यूटी लगता है। Which of these statements are true with respect to time stamping on mutual fund documents? म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टाइम स्टंपिंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टाइम स्टंपिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लगता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1। तो ये राइट है, जरूरी नहीं है कि सीरियल 1 से स्टार्ट हो। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टंपिंग मशीन प्रोसेस और ब्रेकिंग ऑफ सील इज मैंडेटेड टू बी ड्यूली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू द ट्रस्टी। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है, टाइम स्टंपिंग मशीन खराब होता है, उसको ठीक किया जाता है तो वो रिपोर्ट किसको किया जाता है? ट्रस्टी को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बी एंड सी आर ट्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन ए क्यों गलत है? टाइम स्टंपिंग इज रिलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एड्रेस चेंज, बैंक चेंज, नॉमिनेशन चेंज। टाइम स्टंपिंग इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ डेट स्टंपिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है द डेली टाइम स्टंपिंग ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट स्टार्ट विद सीरियल 1। टाइम स्टंपिंग मशीन कंटिन्यू नंबरिंग सिस्टम फॉलो करती है, डेली सीरियल 1 से स्टार्ट नहीं होता नंबरिंग, इसलिए बी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ टाइम स्टंपिंग प्रोसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड टू ट्रस्टी। तो ये राइट है। टाइम स्टंपिंग मशीन टेम्पर प्रूफ सील के साथ होती है। अगर मशीन खोली जाती है मतलब रिपेयर या मेंटेन होती है तो उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसको जो रिपोर्ट करना पड़ता है वो ट्रस्टी को रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट है।